नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। ऑपरेशन मिडनाइट पूरा हो गया है। रात में तकरीबन 1 बजे से सुबह 7 बजे तक एनआईए की छापेमारी चली। अलग अलग जगहों पर 10 से ज्यादा राज्यों में छापेमारी हुई। 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अब सीधे तौर पर इस संगठन पर शिकंजा कसते हुए अब सारे दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली में जो इसका हेड, उसे गिरफ्तार किया गया, दफ्तर सील किया गया है। तो रात 1 बजे से सुबह 7 बजे तक ताबड़तोड़ छापेमारी चली, कई गिरफ्तारियां हुई हैं। हालांकि अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। कार्यकर्ता सड़कों पर बैठकर विरोध जता रहे हैं। लेकिन 11 राज्यों में पीएफआई के तमाम ठिकानों पर टीमें पहुंची। रात 1 बजे से 7 बजे तक ताबड़तोड़ छापेमारी, दस्तावेज इकट्ठे किए गए। 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। बताया जा रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दिल्ली लाया जाएगा और उनसे आगे पूछताछ होगी। तो ये 6 जगहों के तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर रात से ही ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। कई जगहों पर प्रदर्शन पीएफआई कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। कोलकाता, पुणे, पूर्णिया, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, इन सभी जगहों पर ये अलग अलग शहर हैं जहां पर इस वक्त प्रदर्शन किया जा रहा है। असम में 9 जगहों पर, दिल्ली में 3 जगहों पर, महाराष्ट्र में 20, मध्य प्रदेश में 4, राजस्थान में 2, पुदुचेरी में 3, तमिलनाडु में 10 और आंध्र प्रदेश में 5, साथ ही कर्नाटक में 20 और केरल में 22। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो तमाम वो शहर जहां पर इस वक्त एनआईए और ईडी की छापेमारी चल रही है। ये दरअसल गिरफ्तारियां हुई हैं, 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां, जिसमें केरल में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। 22 गिरफ्तारियां यहां पर बताई जा रही हैं। उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का नंबर आता है जहां पर 20 गिरफ्तारियां हुई हैं। असम में 9 गिरफ्तारियां, तमिलनाडु में 10 जगह। क्या कुछ कहना है गिरिराज सिंह का, ये आपको सुनवा देते हैं। कानून अपना काम करता है, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, पीएफआई आज एक आतंकवादी संगठन है जो भारत विरोधी काम करता है। पूर्णिया को उसने अपना सेंटर बनाया है। फुलवारी शरीफ में पकड़े गए, उसकी प्लानिंग आपने देखा सुना कि वो भारत को पहले ही मुस्लिम राष्ट्र बना देना चाहता 1947 के पहले। तो जो इतना बड़ा कुकृत्य करता हो, फंड इकट्ठा करता है, भारत के खिलाफ आंदोलन करता है, भारत के जनमानस को भड़काता है, तो ऐसे संस्थानों पर अगर कार्रवाई हो रही है, दुर्भाग्य है जब फुलवारी शरीफ में पीएफआई पर छापे पड़े तो जो पुलिस का वक्तव्य आया था वो निराशाजनक आया था। उसे सांस्कृतिक संगठन बताने की कोशिश की गई थी। अलग अलग जगहों की देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वो जगह जहां पर प्रदर्शन हो रहा है इस एक्शन के खिलाफ, चाहे वो चेन्नई हो, मदुरई हो, बेंगलुरु हो, मलप्पुरम हो, कर्नूल हो। यहां पर अलग अलग जगहों पर कार्यकर्ता सड़कों पर है, लेकिन इसकी संभावना दिख रही थी, इसीलिए ये एक्शन मिडनाइट में हुआ। 1 बजे से 7 बजे तक अलग अलग जगहों पर छापेमारी चली और उसके बाद 100 से ज्यादा समझिए गिरफ्तारियां हुई हैं। कुछ लोगों को दिल्ली लाया जाएगा। लैपटॉप, जो दस्तावेज थे, वो सारे अब अपने कब्जे में टीम ने कर लिया है और अब इस एंगल पर जांच होगी कि कहां से इनको फंडिंग मिल रहा था और इनके हाथ जिस तरीके के आरोप लगते रहते हैं पीएफआई पर, चाहे वो सीए प्रोटेस्ट हो या फिर एनआरसी प्रोटेस्ट हो, हिजाब का विवाद खड़ा हुआ हो, इन सारी जगहों पर पीएफआई का नाम आया है। तो इनसे क्या सीधे तौर पर इनका कुछ लेना देना है? अब जांच इसी दिशा में आगे चलेगी। लेकिन यही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया। उन्होंने तो इसे सिम्मी का बदला हुआ स्वरूप बता दिया और अब देखिए अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। रेड भी 11 राज्यों में हुई, 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। दिल्ली लाकर इनसे आगे पूछताछ भी होगी।
ऑपरेशन मिडनाइट इसे नाम दिया गया। अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, देखिए उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर ये छापेमारी चल रही है, वहां पर किस तरह की कार्रवाई सामने आई है, कितनी गिरफ्तारियां कुल मिलाकर हुई हैं? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में भी जिस तरीके से लगातार 11 राज्यों में ये गिरफ्तारी शुरू हुई है, और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो 8 से ज्यादा फिलहाल इसमें गिरफ्तारी हुई है। 3 संदिग्ध लखनऊ में भी बताए गए हैं। इंदिरा नगर के लवकुश नगर में एक संदिग्ध को उठाया गया है। यानी कि जिस तरीके से पूरे राज्यों में असर देखा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में भी चूंकि इसके लिंक देखे गए, पहले भी इस तरह की कार्रवाई की गई थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पीएफआई को लेकर के पहले जब कार्रवाई की गई थी तो ये बात सामने आई थी कि जो फंडिंग है, जो कि हवाला के जरिए पैसा पाकिस्तान से रूट किया जाता है गल्फ कंट्रीज को और वो भारत आता है, तो उसको पकड़ना। और आज जिस तरीके की क्रिएट हो रही है, आज ये बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिल रहे हैं और इन डिवाइसेस के जरिए जो पैसे का काम होता था, जो हवाले का काम होता था, उसको सीधे तौर से ट्रेस किया जाने की कवायद है। और वहीं दूसरी तरफ देखें तो लगता है, क्योंकि हमेशा से देखा गया है कि ये जो संस्थाएं हैं ये दूसरे नाम से वापस आ जाती है और ऑपरेट करती हैं। तो जब हमने इस पर बातचीत की है तो पूर्व डीजीपी बृजलाल का भी कहना है कि ये एक्सरसाइज के जरिए ही कहीं ना कहीं बैन करने की कवायद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये कदम है, जिसको लेकर के तमाम साक्ष्यों, तमाम गिरफ्तारियों और उसके आधार पर कहीं ना कहीं इसको बैन करने की कवायद होगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये रेड चल रही है सुबह से लेकर के अभी तक, लगातार अब 100 से ज्यादा ये आंकड़ा जा चुका है देश भर का मिला है, उसमें यूपी भी, क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश में जो भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए, चाहे बनारस की बात कर ले, चाहे इससे पहले दशाश्वमेध घाट पर जो ब्लास्ट हुआ था, आजमगढ़ का सरगना जो बताया जाता है उसका भी सीधा लिंक यहीं से मिला था। तो कहीं ना कहीं यूपी के अलग अलग ठिकानों पर ये जो रेड हो रही है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसको लेकर के सीधे तौर पे कार्रवाई चल रही है। और अभी तक लगातार एनआईए की टीमें अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर रही हैं। जी, गुवाहाटी से हमारी सहयोगी अफरीदा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। उनका रुख करें उससे पहले जरा ये तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरीके से रेड करने जब ये टीम पहुंची, क्योंकि ऑपरेशन मिडनाइट आप समझिए 1 बजे से रात 1 बजे से सुबह 7 बजे तक ये कार्रवाई हुई, अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई। ये सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं जब टीम पहुंची है, अलग अलग ठिकानों को पहले चिन्हित किया गया, बहुत ही सुनियोजित तरीके से इसको अंजाम दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर बहुत सारे लोग भीड़ हो सकती थी, इसलिए रात का वक्त चुना गया। रात में ये छापेमारी हुई, बहुत 100 से ज्यादा आप समझिए गिरफ्तारियां हो चुकी हैं अलग अलग जगहों पर। हालांकि अब प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन उस समय तक तो किसी को भनक तक नहीं थी कि टीम आएगी या ऐसे छापेमारी होने वाली है। तो 11 राज्य जहां पर छापेमारी हुई, 100 से ज्यादा यहां गिरफ्तारियां हुई हैं। उत्तर से दक्षिण राज्यों में रेड चली और किस तरीके की साजिश रची जा रही थी या कोई कनेक्शन इनका फंडिंग से कहां से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, इन सारे एंगल पर दस्तावेज कलेक्ट कर लिए गए हैं। अब आगे जांच इसी विषय पर होगी। अफरीदा मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ गुवाहाटी से जुड़ी हैं। अफरीदा, देखिए पैन इंडिया ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया, नॉर्थ ईस्ट में कहां पर ये ऑपरेशन हुआ, किन किन जगहों पर सबसे ज्यादा इसका एक्शन देखा गया एनआईए और ईडी का, और कितनी गिरफ्तारियां वहां पर? आज सुबह एनआईए, ईडी और स्टेट पुलिस जो जॉइंट ऑपरेशन रहा, मैं अभी हूँ पीएफआई ऑफिस के सामने, यही था इन लोगों के ऑफिस। ये एक रेसिडेंशियल एरिया में और 4th फ्लोर पे है। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जो असम में जो अरेस्ट हुआ है ये गुवाहाटी सिटी में हुआ है, कामरूप रूरल में हुआ है, बक्सा, बरपेटा, करीमगंज और नौगांव। गुवाहाटी सिटी और कामरूप ये जो जोन है, इसमें से 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये देखा जाए तो इन लोगों का गतिविधियां यहाँ पे बहुत ही ज्यादा थे और जो पुलिस से किया कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह इन लोगों का बरामद किया है। तो अलग अलग जगहों पर देखिए छापेमारी हुई, जिस तरीके से अफरीदा भी बता रही थी कि किस तरीके वहां कार्रवाई हुई है। बेंगलुरु का भी रुख कर लेते, वहां पर किस तरीके का एक्शन? 30 जगह से भी ज्यादा जगह पे रेड हुआ है, जो बेंगलुरु हो, कलबुर्गी हो,
मैंगलोर हो, उडुपी हो, कोप्पल हो, हर जगह पे रेड हो रहा है। हम यहाँ पे बैंगलोर के रीजनल हेड ऑफिस एसके गार्डन के पास है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 स्टोरी बिल्डिंग है। सुबह 3 बजे यहाँ पे रेड शुरू हुआ था और जो भी एम्प्लॉयज यहाँ पे काम कर रहे थे 3 बजे ऑफिस के अंदर सो रहे थे, उन लोगों को डिटेन किए हुए थे। बाद में कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स को सीज किया था और उनको साइबर पुलिस के मुताबिक माजर भी किया था और जो भी डॉक्यूमेंट्स और जो भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर है उसको रिट्रीव कर रहे हैं। अभी 5 मिनट से पहले ही नए ऑफिसर्स ने रेड खत्म करके यहां से निकल गए हैं। याद रखिए, जो रेड्स जहां पे हो रहा है कोस्टल रीजन, जो मैंगलोर हो, उडुपी हो, जहां पे हिजाब का प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा था, वहां पे भी रेड हो रहा है। कलबुर्गी में भी रेड हो रहा है, शिवमोगा में भी रेड हो रहा है। ये पूरा जगह है जो सेंसिटिव इलाका है और यहाँ पे जो लोग आए थे पीएफआई के सपोर्टर्स, ये लोग भी बाहर आके प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। मैंगलोर में प्रोटेस्टर्स ने वॉलंटरली शॉप्स और कमर्शियल प्रॉपर्टीज को बंद किया है एनआईए के प्रोटेस्ट के ऊपर प्रोटेस्ट करते हुए। पीएफआई पर प्रहार 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ये एक्शन है और इस बीच आपको जानकारी दे दें, इस पूरे मामले में एनआईए और ईडी का ये एक्शन, जहां पर दिल्ली में बड़ी खबर, यहां दिल्ली से, जहां पर एनआईए ने सबसे बड़ा एक्शन किया। यहां पर जो हेड है पीएफआई का, उसको यहां गिरफ्तार किया गया, दफ्तर तक सीज किए गए। 11 राज्यों में 100 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी हुई और दिल्ली में पीएफआई का हेड अरेस्ट हुआ है। परवेज अहमद इसका नाम, जिसको गिरफ्तार किया गया है। दफ्तर भी सील कर दिया गया है और अब टेरर फंडिंग को लेकर पीएफआई का जो शिकंजा है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। 11 राज्यों में छापेमारी हुई, 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां। यह आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। मिडनाइट ऑपरेशन इसको कहेंगे, क्योंकि रात में 1 बजे से सुबह 7 बजे तक ये छापेमारी चली और कई गिरफ्तारियां। जी, क्या हुआ था सुबह? बहन जी, क्या हुआ था सुबह आज? 7:45 के करीब से मुझे 6:45 के करीब वो लोग गेट ठोक के मेरा गेट खोली। मैंने पूछा क्या काम है आपसे? उन्होंने कहा कि मुझे मिलना है परवेज साहब से। मैंने कहा कि वो बच्चों को स्कूल लेकर गए हैं। तो नहीं, वो घर पे ही है। मैंने कितनी बार रिपीट किया कि उन्होंने बच्चों को, फिर बोले वो कौन से स्कूल लेके गए। फिर मैंने बताया स्कूल गए। फिर वो लोग गए नहीं, नीचे खड़े रहे, चारों तरफ भरे रहे। फिर 7 बजे फिर जबरदस्ती गेट पीटा। उन्होंने गेट खोली, बहसबाजी होती रही। मतलब गेट खोली, बस इतना ही करे। तो मैं कह रही थी पहले वो है ही नहीं, तो मैं गेट खोल के क्या करूंगी? तो नहीं, वो घर के अंदर ही है। मैं वहां इस पर बहुत सारे पुलिस आ गए, यहाँ पे लेडीज भी आ गई। और मैं, अगर आप गेट नहीं खोलेंगी तो मैं ताला तोड़ के भी अंदर आ जाऊंगा, मुझे सब हक है। मैंने फिर उनसे पूछा कि आपके पास क्या वारंट है अंदर आने का? उन्होंने कहा कि मेरे पास वारंट पेपर है, मैं ऐसे नहीं आया हूँ। क्या क्या ले गए आपके यहाँ से? मेरे पास 2 मोबाइल लेकर गए हैं और कुछ पेपर वगैरह लेकर गए होंगे। मैं तो इधर। और भाई परवेज को भी साथ ले गए क्या? जी, परवेज साहब को साथ लेकर गए हैं। फिर सारे साथ में इन्होंने गेट खोल दिया। जब जबरदस्ती इन्होंने बहुत किया तो इन्होंने गेट खोल दिया। तो कहाँ लेके गए? आपको कुछ नहीं बताया? नहीं, मुझे तो नहीं मालूम है कहाँ लेके गए। मैंने पूछा तो नहीं बताया। घर में कोई उथल पुथल करी? कोई सामान उठा के देखा? वो तो किए ही है, पूरा चेकिंग किया, मिला के वो तो उनका काम ही है करना, वो तो करते ही है। तो यहाँ पर जहां जहां इस वक्त छापेमारी की जा रही है, उन जगहों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, पूर्णिया, पुणे, कोलकाता और बेंगलुरु, और किस तरीके से छापेमारी की गई ये आपने सुना कि कैसे एकाएक ईडी और एनआईए के अधिकारी वहां पर पहुंचे। छापेमारी में कई गैजेट जब्त किए गए हैं, कई ऐसे दस्तावेज हैं जिनके बारे में इन दोनों जांच एजेंसियों को जानकारी थी। तो इस टेरर लिंक पर ये शिकंजा और कसता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही जो भी फंडिंग के सोर्सेज हैं वहां पर भी छापेमारी की जा रही है।
देश भर में पीएफआई और उससे जुड़े लिंक्स को लेकर के एनआईए की रेड लगातार चल रही है। उत्तर प्रदेश समेत दक्षिण राज्यों में ये रेड लगातार जारी है, जहां कई संदिग्धों को अभी तक हिरासत में लिया गया। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी बृजलाल जी हैं। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं ये जो फंडिंग को लेकर के, टेरर फंडिंग जो होती है और लगातार इस तरीके की हमने देखी है जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, लेकिन इस बार बड़े स्तर पर पूरे देश में रेड लगातार जारी है, क्या कुछ इससे समझा जा सकता है? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये केरला में बना था 17 फरवरी 2007 को, और उसमें 3 अतिवादी संगठन शामिल हुए थे। कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मनिथा नीति पसराई और केरला का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट। ये तीनों मुस्लिम अतिवादी संगठन थे और इन्होंने मिल करके मर्ज हुई और पीएफआई बनाया। पीएफआई एक संगठन का उस समय नाम आया जब 2010 में, जुलाई 2010 में पीएफआई के लोगों ने प्रोफेसर टीजे जोसेफ का हाथ काट लिया था, पंजा काट लिया था, क्योंकि उन्होंने पेपर सेट किया था जिसमें एक सवाल था जिसमें उन्होंने कहा था इस्लाम की ये वेद भी है। ये बहुत ही खतरनाक संगठन है और इसी संगठन खाली यहीं तक सीमित नहीं है, इसका गहरा संबंध रहा है इंडियन मुजाहिदीन पर। इंडियन मुजाहिदीन वो संगठन है जिसने भारत में यूपी के कचहरी ब्लास्ट, लखनऊ, फैजाबाद, बनारस, गोरखपुर ब्लास्ट, इसके अलावा शीतला घाट, दशाश्वमेध घाट और संकट मोचन ब्लास्ट, जयपुर ब्लास्ट, अहमदाबाद ब्लास्ट, बंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट 11 जुलाई 2006 209 मार दिए थे, इंडिया गेट झावेरी मार्केट ब्लास्ट मुंबई, गोकुल चाट हैदराबाद, बुद्धा गार्डन, गुवाहाटी ब्लास्ट, 2013 में मोदी जी की हुंकार रैली में ब्लास्ट, बोध गया ब्लास्ट। ये जितने ब्लास्ट हैं वो सब किया था इंडियन मुजाहिदीन में, जिसका एकदम जो खुलासा हुआ बटला हाउस में जब 19 सितंबर 2008 को नॉर्थ इंडिया कमांडर आजमगढ़ का आतिफ अमीन मारा गया था। 1 बजे ये ऑपरेशन एनआईए और ईडी द्वारा शुरू किया गया और लगभग सुबह 7 बजे से खत्म किया गया, जिसमें देश भर के कई राज्य शामिल थे। 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। 11 ऐसे राज्य हैं जिन्हें चिन्हित किया गया, उनके अलग अलग शहरों में ये छापेमारी की गई। तो ये ताबड़तोड़ एक्शन दोनों इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का देखा गया। एनआईए रेड के दौरान 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो आतंकी साजिश का शिकार बनाने वाले, दहशतगर्दी और दंगों में आग झोंकने वाले पीएफआई पर कल जांच एजेंसियों ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। तो एनआईए ने पीएफआई के अड्डों पर अब तक की सबसे बड़ी ये छापेमारी की। 11 से ज्यादा राज्य इसमें शामिल, जहां पर पीएफआई के साजिश वाले सेंटर पर ताबड़तोड़ रेड चले। उन तमाम चेहरों को गिरफ्तार किया गया जो साजिश में शामिल रहे हैं। 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। रात में 1 बजे टीमें पहुंची, सुबह 7 बजे तक अलग अलग राज्यों में चिन्हित किए गए जगहों पर छापेमारी चलती रही। उसके बाद गिरफ्तारियां हुई हैं। कुछ लोगों को दिल्ली लाने की भी योजना बन रही है कि दिल्ली लाकर उनसे आगे की पूछताछ होगी। जो दस्तावेज जरूरी, जो लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे, उन सबको अपने कब्जे में टीम ने कर लिया है। अब इसी के हिसाब से आगे जो है जांच चलने वाली है। वहीं दिल्ली से पीएफआई हेड परवेज अहमद को भी गिरफ्तार किया गया है और दिल्ली का जो दफ्तर है पीएफआई का, उसको सीज भी कर दिया गया है। दरअसल 2007 में इसका गठन हुआ था और धीरे धीरे किस तरीके से विस्तार इसका होता रहा। दक्षिण भारत के राज्यों में पहले सक्रिय था, लेकिन अब यूपी और बिहार समेत 20 राज्यों में इसका विस्तार हो चुका है और इसीलिए अब अलग अलग जगहों पर ये छापेमारी चली है। ये तस्वीरें भी हम आपके सामने अलग अलग जगहों की रख रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पूर्णिया और पुणे, कोलकाता, अलग अलग जगहों पर छापेमारी और उसके बाद गिरफ्तारी। तो एनआईए ने मेगा ऑपरेशन चलाया है जिसके तहत कई राज्यों को कवर किया गया है। लगातार जो जानकारियां मिल रही थी, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही थी, कई ऐसी जगहों पर एनआईए और साथ ही ईडी ने साक्ष्य इकट्ठा किए हैं, सबूत इकट्ठा किए हैं, जिसके मद्देनजर इतना बड़ा ऑपरेशन इसे चलाया गया, इसकी तैयारियां की गई और एक साथ कई जगहों पर ये जॉइंट एक्शन हुआ।
जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अलग अलग जगहों पर छापेमारी, अभी क्या खबर है? जहां जहां ये छापेमारी चल रही थी वो छापेमारी खत्म हो गई है और टोटल आंकड़ा गिरफ्तारी का कितना है? देखिए अर्पिता, जो अभी तक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 106 से ज्यादा लोगों को एनआईए की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। इसमें दूसरी एजेंसीज भी शामिल हैं। दरअसल इस ऑपरेशन में ऑपरेशन मिडनाइट इसको कह सकते हैं, क्योंकि रात में 1 बजे ये पूरा ऑपरेशन शुरू किया गया और उसके बाद 5 बजे इस ऑपरेशन को खत्म कर दिया गया। जो एनआईए सूत्र हैं वो हमें बताते हैं कि 1 बजे जब ऑपरेशन शुरू किया गया तो उस दौरान जो अलग अलग जगहों पर जिनकी लिस्ट पहले से ही एनआईए और दूसरी एजेंसियों ने बना रखे थे, उन लोगों के यहाँ पर छापेमारी की और उसके बाद उन लोगों को वहां से अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद जो अलग अलग राज्यों में ब्रांचेज हैं, केरल की जो ब्रांच है जहां पर सबसे ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है वहां पर उनको रखा गया है। इसके साथ ही जो दूसरे राज्य हैं उनकी ब्रांचेज में उनको रखा गया है। जानकारी ये मिल रही है कि इन सबको मॉनिटर करने के लिए जो ऑपरेशन मिडनाइट चलाया गया था उसके लिए 6 कंट्रोल रूम बनाए गए थे जहां से नजर रखी जा रही थी। सूत्र बताते हैं कि इसी बात को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी एक बैठक कर रहे हैं जिसमें ये पूरा जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कार्रवाई हुई है, इस बैठक में एनआईए के डीजी के साथ साथ जो दूसरे अधिकारी हैं, ईडी के अधिकारी, वो तमाम लोग शामिल हैं और बैठक में ये चर्चा की जा रही है कि आगे किस तरीके से कदम बढ़ाया जाएगा। एनआईए ने जो अब तक फाइंडिंग की है इस पूरे मामले में, उस फाइंडिंग की जानकारी भी गृह मंत्री के सामने रखी जाएगी और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि आगे का किस तरीके से एक्शन जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए लौटेंगे आपके पास, तमाम जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन पीएफआई पर ये बड़ा एक्शन, ये जॉइंट ऑपरेशन ईडी और एनआईए का, किस तरीके से इसकी तैयारियां की गई, क्या कुछ सामने आया निकलकर, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। बंगाल से यूपी तक टेरर लिंक पर सर्जिकल स्ट्राइक, बिहार से केरल तक पीएफआई पर सीरियल शिकंजा, पीएफआई की कमर तोड़ने वाला ऑपरेशन, आतंकी नेटवर्क को नेस्तनाबूद कर देने वाला एक्शन। देश में आतंकी साजिश की सबसे बड़ी लेबोरेटरी पर आज एनआईए और ईडी ने ऐसी दबिश दी कि ये आतंकी संगठन बुरी तरह बिलबिला उठा। एनआईए का ये ऑपरेशन अभूतपूर्व है। ये अब तक का सबसे बड़ा और सबसे सॉलिड प्रहार है। पीएफआई के तमाम अड्डों की चुन चुन कर छापेमारी हो रही है। 50 जगहों पर केरल में एनआईए की तरफ से रेड मारी गई है। इसके साथ ही ये बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी एनआईए ने वहां से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही दिल्ली का शाहीन बाग का जो इलाका है यहां पर एनआईए ने रेड की थी और यहां से भी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के जो राज्य हैं वहां पर भी रेड एनआईए की तरफ से मारा गया है। इसमें 106 जगहों पर एनआईए की तरफ से रेड इस पूरे मामले को लेकर के किया गया है। एनआईए के छापे कितने बड़े हैं इसकी बानगी देख लीजिए। 10 से ज्यादा राज्यों में मेगा छापे चल रहे हैं। 100 से ज्यादा एजेंट गिरफ्तार हो चुके हैं। पीएफआई का राष्ट्रीय चीफ गिरफ्तार हो चुका है। पीएफआई का दिल्ली चीफ गिरफ्तार हो चुका है। एनआईए के इस ऑपरेशन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इरादा कितना मजबूत और कितना बुलंद है। पीएफआई के नाम एक से बढ़कर एक साजिशों की फहरिस्त दर्ज है। देश को तोड़ने, पीएम जैसी बड़ी शख्सियत को टारगेट करने और आतंकी प्लान में इस संगठन का नाम सबसे आगे रहा है और अब इसका पूरा हिसाब किताब हो रहा है। जरा देखिए कहां से कितनी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली 3, लखनऊ 1, आंध्र प्रदेश 5, असम 9, कर्नाटक 20, केरल 22, मध्य प्रदेश 4, महाराष्ट्र 20, पुदुचेरी 3, राजस्थान 2, तमिलनाडु 10। और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। एनआईए की तैयारियों से साफ है कि साजिश करने वाले इस संगठन का कोई सिरा वो छोड़ना नहीं चाहता। ये लगातार छापेमारी एनआईए, ईडी और वहां की राज्य पुलिस के द्वारा की जा रही है और जो गिरफ्तारी का सिलसिला जैसे आप बात कर रही थी 100 से बढ़कर 106 हो चुका है इस वक्त और सबसे ज्यादा जो गिरफ्तारी है वो केरल और महाराष्ट्र से है। ये साफ दर्शाता है कि उन राज्यों में
जहां पर पीएफआई की मौजूदगी ज्यादा थी, जहां पर उनकी गतिविधियां ज्यादा थी, वहां पर ये गिरफ्तारियां ज्यादा हुई हैं। अगर केरल की बात कर ले, महाराष्ट्र की बात करें, तो इसके पहले भी हम देखें कि अलग अलग मामलों में पीएफआई का नाम लगातार सामने आता रहा है। दिल्ली की अगर बात कर ले तो चाहे हाथरस का मामला हो जाए, चाहे वो दिल्ली में दंगों का मामला हो जाए, चाहे शाहीन बाग वाला मामला हो, इन सभी मामलों में पीएफआई का नाम सामने आया था। पीएफआई पर जब भी कोई एक्शन होता है वो अपना कोई और चेहरा सामने ले आता है, आतंकी साजिश से इनकार करने लगता है। लेकिन अब जांच एजेंसी के पास इतने सबूत हैं कि उसकी दलीलों की दाल नहीं गलने वाली। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तिरुवनंतपुरम की सीधी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर जो कार्यकर्ता है पीएफआई संगठन से जुड़े हुए वो सीधे तौर से पुलिस से उनकी झड़प होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि वहां वो विरोध जता रहे हैं गिरफ्तारियों को लेकर, छापेमारी को लेकर, जो एक्शन एनआईए का हुआ उसको लेकर विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। जिसके बाद पुलिस की टीम आप देख रहे हैं वहां पर मौजूद है, उनको रोकने की कोशिश हो रही है और पुलिस के साथ भी उलझते ये कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। तो विदेशी फंडिंग, टेरर लिंक, साजिश की जांच अब जो है एनआईए की तरफ से हो रही है और इसीलिए रात 1 बजे से अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई और 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। तिरुवनंतपुरम में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है ताकि वहां पर ये प्रदर्शन उग्र ना हो सके। बड़ी संख्या में वहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स के जवान मौजूद हैं। इसके साथ ही पीएफआई के कार्यकर्ता भी वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शाहीन बाग से एक रिपोर्ट आपको दिखा दे हमारे सहयोगी हिमांशु की। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी जो आप देखिए मेन गेट है उसके जो ताला है उस पर सील लग गया है। ये सील एनआईए ने बीती रात एक रेड के बाद लगाई है। दरअसल ये सील जो है ये भले ही कल लगाई गई हो, लेकिन एनआईए इसकी तैयारी पिछले काफी वक्त से कर रही थी। लगातार पीएफआई के रोल की तलाश की जा रही थी। खासतौर पे अगर कहीं कोई हंगामा होता था सड़कों पर, चाहे कानपुर का हंगामा हो, चाहे दिल्ली का हंगामा हो, चाहे सीए के प्रोटेस्ट हो, पीएफआई पर दो तरह से जांच जारी थी। एक इसकी फंडिंग की, दूसरी इस काम कैसे करता है। तो ईडी की एंट्री होती है, वो फंडिंग की जांच करती है। एनआईए लगातार इसके क्रियाकलापों की जांच करती है और उसके बाद बीती रात एक साथ 100 जगहों पर रेड की गई, 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। इनमें परवेज अहमद जो यहाँ के अध्यक्ष थे उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एनआईए की टीम के साथ पुलिस भी यहाँ पर आई थी, गिरफ्तार किया गया है और यहाँ पर फिलहाल आप देखिए सील लगा दी गई है। जब परवेज अहमद के घर एनआईए की टीम पहुंची थी तो उनकी पत्नी से हमने बात की। उनका कहना था कि 2 मोबाइल फोन और कुछ दस्तावेज वो घर से भी लेके गए। हालांकि कुछ घर पे इससे ज्यादा था नहीं तो वो क्या ले जाते, ये उनकी पत्नी का कहना था। बहरहाल एनआईए ने इस मामले में 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। 200 से ज्यादा लोग फिलहाल डिटेन हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो हिमांशु की रिपोर्ट आप देख रहे थे शाहीन बाग से। उनका यह कहना है कि परवेज अहमद की गिरफ्तारी एक अहम गिरफ्तारी, क्योंकि इस पूरे मामले में वो हेड के तौर पर काम कर रहा था, पीएफआई संगठन चला रहा था। कई जगहों पर उसकी पकड़ थी और उसी के इशारों पर पीएफआई के कार्यकर्ता काम करते थे। जितेंद्र बहादुर हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिल्ली से मौजूद है। जितेंद्र, वो दफ्तर हम देख रहे हैं जिसको सील कर दिया गया, हेड को गिरफ्तार कर लिया गया, कई गिरफ्तारियां हो रही हैं। खबरें ये भी आ रही थी जो अलग अलग जगहों पर गिरफ्तारियां हुई हैं उन सबको दिल्ली लाया जाएगा। इन सब की क्या तैयारी है?
देखिए अर्पिता, जो जानकारी मिल रही है उसमें दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का दफ्तर है उसको सील किया गया है, इस तरीके की जानकारी है। इसके साथ ही ये भी जानकारी है कि जिन 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऑफिस बियरर से जुड़े हुए बड़े लोग हैं उन लोगों को दिल्ली भी लाया जा सकता है और यहां पर उनसे पूछताछ की जा सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। सूत्र ये बताते हैं कि इन लोगों के पास जिस तरीके से विदेशों से फंडिंग आ रही थी, ईडी के पास इस तरीके की जानकारी है, इसी वजह से ईडी की टीम को भी एनआईए के साथ लगाया गया था। जानकारी यह है कि गल्फ कंट्रीज के साथ जो पैसा आता था उस पैसे का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट के लिए कैसे होता था, इन तमाम चीजों की जानकारी ईडी के पास मौजूद है और उन दस्तावेजों के आधार पर जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए ऑफिस बियरर के जो लोग हैं उन लोगों से पूछताछ की जाएगी और उसके बाद उसका मिलान किया जाएगा कि इस पैसे का इस्तेमाल ये लोग कहां पर करते थे। इस तरीके की जानकारियां मिल रही हैं। इसी वजह से दिल्ली में जो एनआईए का हेडक्वार्टर है यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके साथ अलग अलग राज्यों में जो एनआईए के ब्रांचेज हैं वहां पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए लोगों को जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनको वहां पर रखा गया है। सबसे ज्यादा जो गिरफ्तारी हुई है वो केरल में, महाराष्ट्र में, इसके अलावा जो अन्य राज्य हैं वहां पर हुए हैं, उनको वहां से गिरफ्तार करके उन राज्यों के जो एनआईए के ब्रांच हैं वहां पर उनको रखा गया है। इन लोगों से जब पूछताछ होगी तो नई बातें पता चलेंगी। कुछ दस्तावेज भी एनआईए ने जब इन लोगों को गिरफ्तार किया है होगा आपको एनआईए ने जिस तरीके से इस मेगा ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर रखी थी, ये पूरा ऑपरेशन बेहद गोपनीय रखा गया, बाकायदा कंट्रोल रूम बनाकर इसे सबसे बड़े ऑपरेशन के तौर पर इसकी मॉनिटरिंग की गई। जब चोट पड़ी तो पीएफआई की बौखलाहट सामने आ गई। पीएफआई खुद को बेदाग बताकर सड़कों पर उतर आई, लेकिन एक पुरानी कहावत है, हाथ कंगन को आरसी किया। पीएफआई के पास इतने अकूत और अटूट सबूत हैं कि इस आतंकी संगठन की हर दलील बेमानी है। सूत्रों के मुताबिक आज के इस ऑपरेशन की प्लानिंग काफी पहले और सोच समझकर तैयार की गई थी। आपको इस ऑपरेशन की पूरी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। एनआईए, ईडी और राज्य सरकारों की पुलिस की तरफ से एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन तैयार किया गया था। रात 1 बजे के आसपास ये ऑपरेशन शुरू किया गया और उसके बाद सुबह तक पीएफआई और उससे जुड़ी हुई गतिविधियों के लोगों को एजेंसीज की तरफ से उठा लिया गया। सूत्र बताते हैं कि बाकायदा इसके लिए कंट्रोल रूम बनाए गए थे, जहां से गृह मंत्रालय और इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से मॉनिटर किया जा रहा था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कोई हंगामा न करे, इसलिए 6 कंट्रोल रूम बना करके उनको मॉनिटर भी किया जा रहा था। दिल्ली के आसपास के इलाकों में जो दूसरे इलाके हैं वहां से भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो एरिया है उत्तर प्रदेश में, वहां से भी गिरफ्तारियां हुई हैं। तो आपको बता दें कि 106 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अब तक कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है, जो जानकारी मिल रही है। अब सवाल है कि आखिर पीएफआई पर छापे की जरूरत क्यों आ पड़ी। हम आपको ये भी बताते हैं, छापों के जरिए पीएफआई के टेरर फंडिंग की जांच हो रही है, टेरर कैंप चलाने के आरोप की जांच हो रही है, टेरर लिंक में पीएफआई का नाम आया, इस एंगल से जांच हो रही है। पीएफआई पर दर्जन भर से ज्यादा केस हैं, ये भी जांच का आधार है। गिरफ्तार पीएफआई संदिग्धों के खुलासे से भी शिकंजा कसने की नौबत आ गई। पीएफआई अब चाहे जितना रोले गाले, उसका बचना नामुमकिन है। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक। रेप और मर्डर के बाद 2 सगी बहनों के शव को पेड़ से लटकाने वाले आरोपियों ने 14 सितंबर को वारदात को कैसे अंजाम दिया, ये समझने के लिए एसआईटी की टीम गांव में गन्ने के उस खेत में पहुंची जहां वारदात को अंजाम दिया गया था। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पुलिस की गिरफ्त में इंसानी चेहरे में ये वो दरिंदे हैं जिन पर रेप और मर्डर के बाद 2 सगी बहनों के शव को पेड़ से लटकाने का आरोप है। तस्वीरें देखिए, पांव में प्लास्टर के साथ लंगड़ा कर चलता ये आरोपी जुनैद है, जिसे वारदात के अगले ही दिन एनकाउंटर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
इन आरोपियों ने 14 सितंबर को वारदात को कैसे अंजाम दिया, ये समझने के लिए वारदात की जांच के लिए बनी एसआईटी के पुलिस अफसर लखीमपुर खीरी जिले के निघासन थाना इलाके के तमोली पुरवा गांव में गन्ने के उस खेत में पहुंची जहां वारदात को अंजाम दिया गया था। रेप और डबल मर्डर केस के 4 आरोपियों के साथ पुलिस जुर्म की शिकार दोनों बहनों की डमी लेकर भी आई थी। दुपट्टा इनके गले में डाला गया है। अब वहाँ पर सीन रिक्रिएशन की तैयारी अभी चल रही है। ये देखिए ये डमी है, ये इन डमी को क्यों भैया डमी है ना? लो सर ये डमी है ना? डमी है। इन्हीं डमी से होगा ना भैया, इन्हीं से सीन रिक्रिएशन होगा। आप देख सकते हैं इन्हीं डमी से सीन रिक्रिएशन अभी किया जाएगा। दोनों जो लड़कियां हैं, लड़कियों के रूप में एक डमी के रूप में दोनों बनाई गई हैं। दोनों को मौका वारदात पर ले जाया जा रहा है, पुलिस लेकर जा रही है। क्या करेंगे अभी आप लोग? घटना कैसे हुई थी उसी का रिक्रिएशन होना है, हम लोग देखते हैं फिर। यहाँ लाने से पहले इन आरोपियों को कल कोर्ट में पेश किया गया था और 14 घंटे की पुलिस रिमांड पर लिया गया था। एसआईटी टीम के मुखिया सीओ निघासन संजय नाथ तिवारी की अगुवाई में जांच टीम ने बाइक चलाकर लड़की के घर से मौका वारदात के बीच की दूरी नापी और 4 आरोपियों और 2 डमी के साथ मौका वारदात पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। दोनों बहनों की डमी लेकर पुलिस के जवान उस खेर के पेड़ के नीचे पहुंचे जहां पर आरोपियों ने दोनों बहनों के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। फिर उनको मारकर उन्हीं के दुपट्टे से पेड़ से टांग दिया था। ये सीन रिक्रिएशन तकरीबन आधे घंटे तक चलता रहा। पिछले हफ्ते बुधवार को लखीमपुर जिले के तमोली पुरवा गांव में 2 बहनों के रेप और हत्या से सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने वारदात से 15 घंटे के भीतर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर केस की गुत्थी सुलझाने का दावा किया था। पहले से एक तय हुए एक जगह खेत में गए हैं जहां पे उससे बरगलाया के लड़कियों को लेके गए हैं लोग। वहां पे बहला फुसला करके वहां पे जाके इन लोगों ने उनकी इच्छा के विरुद्ध इनके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। उसके बाद जब इन लड़कियों ने शादी की बात कही है तो इन लोगों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए पहले मना किया। जब वो लोग एडमेंट हो गई तो उन लोगों ने इसकी हत्या कर दी है। जितने भी घटनाक्रम में जितने भी हमें रात भर में जितने भी पॉइंट मिले हमने सबको गिरफ्तार कर लिया है। अगर आगे की विवेचना और पीएम से कुछ और चीजें निकल के आती हैं वो आप लोग संज्ञान में डाला जाएगा, उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। आरोपी पकड़े गए, अब बारी है गुनाहगारों को जल्द से जल्द सजा देने की। क्राइम सीन का रिक्रिएशन उसी प्रक्रिया की एक कड़ी है जो कल पूरी हो गई। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, आज तक। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ रही हैं। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में एक दिन पहले आलिया मदरसा से चोरी हुई किताबें बरामद हुई, तो जब दीवारों को तोड़ा गया तो आलिया मदरसे से चोरी हुए फर्नीचर भी पाए गए। ये बरामदगी आजम खान को परेशान करने वाली। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की दीवारों पर जैसे जैसे हथौड़े चल रहे हैं, आजम खान की हिम्मत भी इन दीवारों की तरह दरकती जा रही होगी। देखिए, जौहर यूनिवर्सिटी के मेडिकल विभाग की बिल्डिंग की दीवारें टूटी तो दीवारों के भीतर ये फर्नीचर निकले। ये कोई ऐसे वैसे फर्नीचर नहीं है, बल्कि मदरसा आलिया के फर्नीचर हैं जो चोरी हो गए थे। मदरसा आलिया के प्राचार्य जुबैर अहमद खान ने बाकायदा फर्नीचर चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। आज उन्होंने इस फर्नीचर की शिनाख्त भी की। सलाउद्दीन और परवेज को हिरासत में लिया गया तो उन्होंने बताया कि जो मदरसा आलिया की किताबें बरामद हुई थी कल, तो उसका फर्नीचर भी हम लोग वहां से चुरा कर लाए थे मदरसा आलिया से, और फर्नीचर यहाँ पर है। अभी फर्नीचर हम लोगों ने बरामद किया, अभी सलाउद्दीन और परवेज कुछ और भी सामान बरामद करवाएंगे। संसार सिंह जिन सलाउद्दीन और परवेज का जिक्र कर रहे हैं वो पुलिस की हिरासत में हैं और वही एक के बाद एक राज खोल रहे हैं। एक दिन पहले ही इसी जौहर यूनिवर्सिटी की दीवारों को तोड़ा गया था तो भारी मात्रा में किताबें बरामद हुई थी। ये किताबें मदरसा आलिया लाइब्रेरी से चोरी की गई थी और इस मामले में 2019 में FIR दर्ज की गई थी। मदरसा आलिया लाइब्रेरी की स्थापना 1774 में नवाब रामपुर ने की थी। किताबें इन्हीं अलमारी में रखी हुई थी, वहाँ लाइब्रेरी थी ना वहाँ पर, तो लाइब्रेरी में अलमारी में रखी हुई थी।
वो बरामद हुई, अलमारी बरामद हुई, आज किताबें कल मिल गई। कितनी अलमारी है सर? अब गिनी है या अभी 40-42 तो हो गई अभी, और कुछ किताबों की अभी प्रोसेस जारी है। अभी किताबों की गिनती कंप्लीट हुई? हाँ, किताबों की गिनती, ज्यादातर किताबें तो सड़ गल गई हैं और हजारों की संख्या बरामद है। इन किताबों के अलावा पहले दिन जेसीबी से खुदाई करने पर नगर पालिका रामपुर की एक कीमती सफाई मशीन भी यहां बरामद की गई थी। ये बरामदगी बेहद गंभीर है और आजम खान की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। बता दें कि 2019 में चोरी का एक मुकदमा लिखा गया था, उसमें 7 अभियुक्त जेल जा चुके हैं और 2500 किताबें बरामद हो गई थी। बाकी बची 7000 किताबें तलाशी जा रही थी। आरोपियों की निशानदेही पर ये चीजें मिली हैं, मगर समाजवादी पार्टी कह रही है कि आजम खान के खिलाफ साजिश की जा रही है। विधान परिषद में आज हम सब लोग मोहम्मद आजम साहब के सवाल को, उनके परिवार के उत्पीड़न के सवाल को लेकर, विपक्ष के नेताओं के उत्पीड़न को लेकर के सदन में बात रखा विधान परिषद में, और 1 घंटे तक सदन में अपनी बात कहने का मौका मांगते रहे, लेकिन पीठ के द्वारा नहीं मौका दिया गया। जानबूझ करके सरकार